ये कहानी किसी नई कहानी का हिस्सा नहीं है। यह उसी कहानी का अगला भाग है जिसे आपने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले चैनल पर जाकर पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी वहीं से आगे शुरू हो रही है जहां पिछली बार दिल थाम देने वाला मोड़ आया था। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। मैं एक होटल का मालिक हूँ। ये लड़की पहले मेरे पास काम मांगने आई, फिर मुझे बहकाकर एक गलत काम का प्रस्ताव देती है और अब मुझे अपने साथ कहीं ले जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब कुछ पहले से बनाई गई किसी योजना का हिस्सा हो और वह मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। जिस जगह वह मुझे अभी ले जा रही है वहां पहुंचकर कहीं ये लोग मुझसे सब कुछ छीन न लें। अगर वे मेरे साथ कुछ कर दे तो क्या होगा, कोई कुछ जान भी नहीं पाएगा। इतने दिनों तक उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बारिश वाले दिन ही उसे अपनी परेशानी याद आ गई। मेरे दिमाग में हजार तरह के ख्याल आने लगे। तभी उसने अचानक कहा, बस सामने वाली गली के पहले मोड़ पर गाड़ी रोक दीजिए। घर बहुत छोटा सा लग रहा था। घर की दीवारें तो पक्की थीं, लेकिन ऊपर शायद टीन की छत थी। हम गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आ गए। घर की हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि यहाँ गरीबी और तंगी का राज है। इस घर में ज्यादा कुछ था ही नहीं। सामने एक बच्चे के टूटे फूटे खिलौने पड़े थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसका एक बच्चा भी है। जब वह काम पर जाती थी तो अपने बच्चे को साथ नहीं ले जाती थी, बल्कि घर पर ही छोड़ जाती थी। खिलौने तो पड़े थे, लेकिन बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वह अंदर वाले कमरे में था। जब वह मुझे उस कमरे में ले गई तो सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस कमरे में बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था जिसके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त था। उसने मुझे देखकर रीना से इशारों में पूछना शुरू किया कि यह कौन है। रीना ने इशारे से बताया कि ये मेरे सर हैं, जहां मैं काम करती हूँ वहीं के मालिक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, सर आप बाहर जाकर बैठिए। मैं वहां से बाहर आकर बरामदे में एक कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस घर में बच्चे के खिलौने तो पड़े हैं, लेकिन बच्चा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद रीना बाहर आई और मेरे सामने बैठ गई। उसने मुझसे पूछा, सर आपको मेरा घर कैसा लगा? इसके बाद उसने कहा, अंदर जो आदमी लेटा हुआ है वही मेरे पति हैं। उसने मुझसे पूछा, सर आपको मेरा घर कैसा लगा? फिर उसने कहा, अंदर जो आदमी लेटा हुआ है वही मेरे पति हैं। ये सुनते ही मैं भीतर से टूट गया, क्योंकि मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और वह पहले से ही शादीशुदा थी। रीना ने कहा, मेरे पति बीमार हैं और मैं उनके इलाज के लिए पैसे जुटा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ ये तो मैंने देख लिया है कि तुम सच में बहुत मुश्किल हालात में हो, लेकिन तुम्हारे पति के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी यह हालत हो गई? रीना बोली, मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ। मैंने हैरानी से कहा, इसका क्या मतलब? तुम्हें अपने पति की बीमारी के बारे में पता ही नहीं? तब उसने कहा, जब मेरी उनसे शादी हुई थी तब से ही उनकी हालत ऐसी थी। ये सुनकर मैं सन रह गया और बोला, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी शादी ऐसे आदमी से कर दी गई जो पहले से ही लकवाग्रस्त था। किसने करवाई तुम्हारी शादी, और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? रीना ने बताया, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। शुरू में उनका सिर्फ एक हाथ लकवाग्रस्त था। उनके साथ मेरी जिंदगी बहुत दुख और तकलीफ में बीती, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत क्रूर था। उनका दूसरा हाथ ठीक था और उसी हाथ से वे मुझे बहुत मारते थे। उसने आगे कहा, भगवान ने हमें एक बच्ची भी दी थी, लेकिन वह भी इस दुनिया से चली गई। मेरी बेटी जब 1 साल की थी तब अचानक उसे न्यूमोनिया हो गया और भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। रीना ने बताया, मैं लोगों के घरों में काम करने जाती थी, क्योंकि यहाँ उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। मैंने पूछा, तुम्हारी शादी इस आदमी से किसने करवाई? तब उसने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे उसके हाथों बेच दिया था, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत गरीब और लालची थे। वह आदमी उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था। मेरी खूबसूरती देखकर उसने मेरे माता पिता को पैसे देकर मुझे खरीद लिया। जब से मेरा जन्म हुआ है तभी से मैं जुल्म और अत्याचार सहती आ रही हूँ। वह बोली, सुधरने की तो बात ही नहीं है, आज भी वह मुझ पर हाथ उठाता है। ये सुनकर मैं हैरान होकर बोला, अब भी? उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, फिर वह तुम्हें कैसे मार सकता है? तब रीना कहने लगी, अब उसका लकवा और बढ़ गया है। अब उसके पैरों में भी लकवा फैल चुका है। वह ठीक से सुन भी नहीं पाता और न ही ठीक से बोल पाता है,
लेकिन उसका एक हाथ अब भी पूरी तरह ठीक है। उसने अपने पास एक लाठी रखी हुई है जो हमेशा उसके बिस्तर के नीचे रहती है। जब उसे गुस्सा आता है तो वह इशारों से मुझे अपने पास बुलाता है और जैसे ही मैं उसके पास जाकर बैठती हूँ वो उसी लाठी से मुझे मारना शुरू कर देता है। इसी वजह से मैं हमेशा पूरे बाजू और गीले कपड़े पहनकर रहती हूँ ताकि मेरे शरीर पर लगे चोट के निशान कोई देख न पाए। अगर किसी को मेरे जख्मों के निशान दिख गए तो मेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। इस आदमी ने पूरी जिंदगी मुझ पर जुल्म ही किए हैं। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में पहले से ही आंसू भर आए थे। मैंने उससे कहा, फिर भी तुम इस घिनौने आदमी की इतनी देखभाल क्यों करती हो? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों इस बदतमीज इंसान के लिए मेहनत करके पैसे कमाती हो और उसके लिए तो तुम मेरे साथ रात बिताने तक को तैयार हो गई थी। तुम उसे मार क्यों नहीं देती? ऐसे घटिया लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, जो औरत को इंसान तक नहीं समझते और वो भी ऐसी औरत को जो उसके लिए इतना कष्ट सहकर कमाती है। ये कहते कहते मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। शायद मैं खुद ऐसा कभी न कर पाता, लेकिन गुस्से में आकर मैंने उसे ऐसी सलाह दे दी। रीना बोली, मैं क्या करूं, जैसे भी हो वह मेरा पति है। जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक मैं उसकी पत्नी हूँ। सब लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। वह मेरे साथ इसलिए बुरा करता है क्योंकि वह मुझे भी बुरा बनाना चाहता है। ये लोग एक दिन जरूर नरक जाएंगे और उनसे इन सब बातों का हिसाब लिया जाएगा और उन्हें उनकी सजा भी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर मैं भी बुरा काम करूंगी तो मुझे भी सजा मिलेगी। फिर मुझमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हो सकता है कि वे इस दुनिया में जीत गए हों, लेकिन भगवान के दरबार में मेरी जीत होगी और वे सब वहां हार जाएंगे। मैंने पूछा, फिर तुम उसका इलाज क्यों करवा रही हो? वह बोली, अगर वह बिना इलाज के मर गया तो लोग उसकी मौत का इल्जाम मुझ पर ही डाल देंगे। आस पड़ोस के लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपने बीमार पति को छोड़कर बाहर घूमने जाती हूँ या ठंडक लेने जाती हूँ और गंदे तरीके से पैसे कमाती हूँ। मैं कितने लोगों को सफाई देती फिरूं? मैं थक चुकी हूँ। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जब आरोप मुझ पर वैसे भी लगने ही हैं, तो फिर मैं सच में कुछ गलत कर ही लूं, इसलिए मैंने आपको ये सब कह दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी। बहुत ज्यादा तनाव में आकर मैंने ये बातें कह दी। उसकी आंखें भर आईं और वह बोली, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम मुस्कान रखा था। सिर्फ इस आदमी की वजह से वो मुझसे दूर चली गई। वो बहुत बीमार थी। मैं उसके इलाज के लिए पैसे जुटाने गई थी। जब घर लौटी तो मेरे पति ने मुझे इतनी बेरहमी से मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तब मेरी बेटी की आंखें बंद हो चुकी थीं और वह इस दुनिया से चली गई। ये सब सुनने के बाद मैंने अपने दोनों मोबाइल और पास में जितने पैसे थे सब उसके हाथ में रख दिए और कहा, इन मोबाइलों को बेचकर पैसे का इंतजाम कर लेना। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पति से कुछ कहना चाहता हूँ। बाद में तुम आकर सब समझा देना। मैं उसके पति के पास गया और उससे कहा, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम उसे नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हो। अगर एक दिन के लिए भी तुम उससे अच्छे से पेश आते तो शायद भगवान तुम्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देता। मैंने कहा, अगर एक दिन के लिए भी तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते तो शायद भगवान तुम्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देता। वो मुझे हैरानी से देखता रह गया, क्योंकि यह कहकर मैं वहां से बाहर निकल आया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मुझे समझ में आ गया था कि घर में बच्चे के खिलौने क्यों पड़े थे और उन पर धूल क्यों जमी हुई थी। इसका मतलब यही था कि वह बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। गाड़ी में बैठकर मैं सोचने लगा कि ये दुनिया कितनी बुरी है। लोग औरतों के बारे में कितनी गंदी सोच रखते हैं। अगर कोई औरत कुछ अच्छा भी करे तो भी लोग कहते हैं, नहीं, यह इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती। दूसरी तरफ समाज ने पुरुषों की ऐसी छवि बना दी है कि मानो वो कोई गलत काम किए बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन मैंने रीना को मना किया था। उस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था, बाहर बारिश हो रही थी और रीना ने खुद कहा था कि वह सब कुछ करने को तैयार है, फिर भी मैंने इनकार कर दिया। मैंने ये साबित कर दिया था कि अगर कोई पुरुष ईमानदार हो तो चाहे सामने कितनी भी खूबसूरत औरत क्यों ना हो, वो उसे गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती और वह पाप से बच सकता है। इसके बाद रीना फिर से काम पर आने लगी। न मैं उससे बात करता था न वह मुझसे। वो बस अपने काम में लगी रहती थी। लेकिन मैंने उस भावना को अपने दिल के किसी कोने में दबाकर रख दिया था
क्योंकि मुझे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे शादी करेगी। वो अपने पति को कभी छोड़ नहीं सकती थी, अगर छोड़ना चाहती तो अब तक छोड़ चुकी होती। मैं भी उसे ये दिखाना नहीं चाहता था कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो कभी मेरी नहीं हो सकती। दिन ऐसे ही बीतते गए। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि उसके पति का व्यवहार अब उसके साथ कैसा है, क्या वह अब भी उसे मारता है या नहीं। लेकिन एक दिन उसे देखकर मैं सन्न रह गया। उस दिन वो बहुत खुश लग रही थी। वो मेरे ऑफिस में आई और बोली, सर, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैंने सोचा शायद वह आज भी मेरे लिए कुछ बनाकर लाई होगी, लेकिन इतने दिनों से तो वह मुझसे दूरी बनाए हुए थी और मुझे नज़रअंदाज कर रही थी, फिर आज अचानक उसे मेरी याद कैसे आ गई। मैं बाहर से बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था और अपने दिल की भावनाओं को उभरने नहीं दिया। मैंने कहा, हाँ, बताओ क्या लाई हो। तभी उसने मेरे दोनों मोबाइल टेबल पर रख दिए। मैंने उससे कहा, तुमने अब तक ये बेचे नहीं, अपने पति का इलाज भी नहीं कराया। वह बोली, नहीं सर, मुझे इन्हें बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दरअसल मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? उसने बताया, उस दिन के 5 दिन बाद रात में अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैंने सब चुपचाप सुन लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि यही उनकी आदत है, अंत में ऐसा ही कहा जाता है। फिर उसने कहा, अब मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने उससे कहा, इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रीना बोली, मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई, क्योंकि आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। लेकिन आज इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है और वह भी एक बहुत अच्छे इंसान से। ये सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया। मैं हैरान रह गया कि उसके पति की मौत के बाद वह इतनी जल्दी फिर से शादी करने जा रही है। अगर उसका पति सच में मर चुका था, तो फिर वह मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही? अगर मुझे ये बात पहले पता होती, तो मैं उससे शादी कर लेता। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि वह सब कुछ हो जाने के बाद मुझे बता रही है। रीना ने आगे कहा, अगले महीने की 2 तारीख को मेरी शादी है, आपको ज़रूर आना होगा। मैं बहुत तनाव में आ गया। अगले महीने की 2 तारीख, सिर्फ 10 दिन बाद। उस दिन के बाद सब कुछ जैसे सामान्य ही चलता रहा। शादी के दिन मैंने होटल के सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी और अपने ऑफिस में अकेला बैठा रहा। मुझे पता था कि आज रीना किसी और की हो जाएगी। ये सोचकर मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने यह मौका अपने हाथ से क्यों जाने दिया। वैसे भी उसका पति तो एक न एक दिन मरने ही वाला था। अगर मैंने उससे खुलकर बात कर ली होती, तो वह मुझे शादी से मना करने की कोई वजह नहीं रखती। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे बहुत आसानी से एक अच्छा रिश्ता मिल गया। मैं उदास होकर चुपचाप बैठा था। तभी अचानक दरवाजे के पास किसी के चलने की आहट सुनाई दी। किसी के कमरे में आने की आवाज़ आई। मैंने सिर उठाकर देखा तो हैरान रह गया। मेरे सामने कोई और नहीं, बल्कि रीना खड़ी थी, और वह भी दुल्हन के जोड़े में। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? सब ठीक तो है? और तुम्हारे पति कहाँ हैं? वह मुस्कुराते हुए बोली, छत पर। मैंने फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सब ठीक है न? और तुम्हारे पति कहाँ हैं? वह हंसते हुए बोली, मेरा होने वाला पति तो मेरे सामने ही खड़ा है। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? तभी अचानक मुझे समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रही है। उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिस इंसान ने मेरी मदद की, मेरी रक्षा की, मेरी मजबूरी को समझा और मुझ पर कभी गलत नज़र नहीं डाली, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुमसे बेहतर पति मुझे कभी नहीं मिल सकता। दोस्तों, उस पल मैं क्या महसूस कर रहा था, यह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं इतना खुश था कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं बस उसे हैरानी से देखता रह गया। उसी दिन हमने शादी कर ली। आज वह मेरी पत्नी है और हम दोनों बहुत खुशी से जिंदगी बिता रहे हैं। उसने मेरे घर को सचमुच स्वर्ग बना दिया है। अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और जब पूरे 9 महीने पूरे हुए, तो उसने एक प्यारी सी, सुंदर बेटी को जन्म दिया।